So, hello and welcome back to Canvas IQ guys. Hope you all doing well in your life. तो जिसने लास्ट वीडियो देखी होगी उसको ये आइडिया जरूर होगा कि हमने लास्ट वीडियो किस बेस पे किया था। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में नर्स्ट इक्वेशन के सारे न्यूमेरिकल्स हमने कवर किए थे, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और आपको हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे एक या दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर आते ही आते हैं। ठीक है, तो जो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। एंड अगर किसी को याद होगा ना, जो मेरी वीडियो को बिल्कुल ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की फर्स्ट पार्ट से जो वीडियो देख रहा होगा उसको ये जरूर पता होगा कि मैंने जो फर्स्ट पार्ट में ही आपको समझाया था यही वाला टॉपिक, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, जिसमें मैं दोनों टाइप के कंडक्टर्स के बारे में मैंने बात करी थी, जैसे कि मेटालिक कंडक्टर्स हो गया या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हो गया। बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें, इंसुलेटर, बट ये आपके लिए थोड़ा सा ऐसा है ना कि बहुत ही ज्यादा बेसिक है और आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। बट अब जो मैं डिस्कस करूंगा वो होता है आपका जो मेन 12th केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंड ये टॉपिक आपका कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए भी काफी अच्छा है। ठीक है, मतलब जेई या फिर नीट में भी आपके इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए भाई, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आपको तीन चीजें जानना ज्यादा जरूरी है। एक होता है आपके पास रेजिस्टेंस, एक होता है आपके पास कंडक्टेंस, और एक होता है आपके पास कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ कि रेजिस्टेंस आया कहाँ से। तो देखो, थोड़ा बहुत फिजिक्स भी यूज कर लेते हैं, है ना। एक सेकंड में जरा मार्कर दूसरा यूज करता हूँ, थोड़ा बहुत फिजिक्स भी यूज कर लेते हैं। और शुरुआत होती है हमारी यहाँ से, ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ आपको याद है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहाँ से आता है? ओम्स लॉ होता है आपके पास ये, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, हम सभी को पता है। ठीक है, फर्दर हम जब आगे चलते हैं तो मुझे पता चलता है, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाता हूँ तो V इज इक्वल टू क्या आता है मेरे पास, I R। समझ रहे ना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या आता है मेरे पास, I R। अब देखो एक चीज, ये जो R आया है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और यही आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभी जो स्टार्टिंग हो रहा है, मतलब। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस है इसको अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, देखो रेजिस्टेंस वर्ड मतलब जो है, आप ना इसके बिल्कुल वर्ड से ही समझ सकते हो कि रेजिस्टेंस मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब इट इज अ ऑब्स्ट्रक्शन फॉर फ्लो ऑफ करंट। अब यार आप बोलोगे सर ये ऑब्स्ट्रक्शन मतलब, इसका मतलब क्या होता है ना। तो अब मैं इसका मतलब समझा देता हूं आपको कि ऑब्स्ट्रक्शन मतलब होता है रोकना, रुकावट, जो कि करंट के फ्लो को क्या करे, फ्लो करने से ही रोके, मतलब करंट को फ्लो करने से ही रोक दे। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इस चीज का बस ध्यान रखना है। जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो दो फैक्टर में डिपेंड करता है, और टू फैक्टर कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है आपके पास लेंथ, ठीक है, और जो दूसरा होता है आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है भाई, ये चीजें क्लियर है। ठीक है, मैंने बोला रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है आपके पास रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। कौन रुकावट, कहां पे रुकावट करता है वो, करंट के फ्लो पे रुकावट करता है। ठीक है, और ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे, एक लेंथ एंड दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखो, अगर मेरे पास मैं आपसे कहूं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे लेंथ के, एंड जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब देखो जरा, होप सो थोड़ा बहुत चीजें क्लियर हुई है ना, थोड़ा बहुत चीजें तो क्लियर हुई होंगी। मैं आपसे कह रहा हूं कि जो टू फैक्टर पे डिपेंड करता था रेजिस्टेंस, उनमें से जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे लेंथ के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। अब मेरे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है ये, इस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर है? ये मेरे पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया। और आपको एक और चीज बताऊं, जब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, थोड़ा सा सिंप्लीफाई पता है कैसे, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है ना, तो मेरे पास पता है क्या आता है, एक फैक्टर आता है। और वो फैक्टर पता है क्या होता है, वो होता है मेरे पास, मैं साइड में लिख लेता हूँ, रो। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रो। ठीक है? ये जो रो है ना, ये एक्चुअली में पता है क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब होता है मेरे पास रेजिस्टिविटी। क्या होता है ये, रेजिस्टिविटी। और थोड़ा सा जरा और इसको नीचे कर देते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है ये, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो रो मतलब क्या होता है, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक चीज ध्यान रखना, इसकी जो एसआई यूनिट होती है हमारे पास, किसकी, ये जो रेजिस्टेंस है ना, इसकी जो एसआई यूनिट होती है हमारे पास, वो होती है ओम। ठीक है? हेडफोन जैसा साइन भी बनाते हैं आप इसे, हेडफोन जैसा साइन भी बनाते हैं आप इसका। ठीक है? और जो मेरे पास एसआई यूनिट होती है किसकी, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस देख रहे हो, रेजिस्टिविटी, तो मैं ना यहाँ पर लिख लेता हूँ, वरना ना फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ऑफ रो, इसकी पता क्या होती है, इसकी होती है ओम मीटर। क्लियर है भाई, क्लियर है? होप सो आपको रेजिस्टेंस क्लियर हुआ हो। बस रेजिस्टेंस हमारा आया कहाँ से था, सबसे पहले रेजिस्टेंस आया था हमारे पास ओम्स लॉ से। ठीक है? उसके बाद रेजिस्टेंस के बारे में हमें पता चला कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक, ये है ना जो कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इसमें क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को क्या करता है, रुकावट पैदा करता है, करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी, ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ पे ये देखो, इट इज अ ऑब्स्ट्रक्शन फॉर फ्लो ऑफ करंट थ्रू दी कंडक्टर्स, मतलब कंडक्टर्स के थ्रू ये करंट के फ्लो को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। ठीक है? और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है? उसके बाद आप मैथमेटिकल फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, लेकिन एक और चीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट टर्म, ये जो रेजिस्टिविटी आया है, ये इंपॉर्टेंट टर्म होता है, ये अभी आगे भी हम यूज करेंगे। अब ध्यान रखना, रेजिस्टेंस तो हमने समझ लिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हमने समझ लिया, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। अब हम इसी के बिहाफ पे समझेंगे अपना कंडक्टेंस। ठीक है? तो जरा इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए, तो अब जरा कंडक्टेंस को समझते हैं सबसे पहले कि ये होता क्या है। लेकिन आपको बोर्ड में दिख रहा होगा कि कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी दोनों को मैंने साथ में लिखा हुआ है। इसका रीज़न है यार लिखने का। ठीक है? रीज़न क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जो कंडक्टेंस होता है, ये होती है आपकी कैपेसिटी ऑफ पासिंग द करंट। मैं कहना चाह रहा हूं कि करंट को पास करने की कैपेसिटी, वो होती है मेरा कंडक्टेंस। अब कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको समझो, कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब थोड़ा बहुत तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मैं ये कहना चाह रहा कि भाई कंडक्टेंस मतलब होता है मेरे पास कैपेसिटी, या फिर आप मतलब कैपेसिटी बोल लो, कैपेसिटी ऑफ पासिंग द करंट, करंट को पास करने की कैपेसिटी, वो होता है हमारे पास कंडक्टेंस। और अगर किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम देखना चाहते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ करंट हमारा जनरेट हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है? अब देखो इन दोनों का ना, ये तो एक मैंने मतलब समझा है। अब हम इसकी रियल डेफिनेशन पे आते हैं। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो, अब यहाँ पे आ गया ना चीज, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। इट मींस अगर मैं आप कंडक्टेंस, वैसे आपको समझना चाहिए कि कंडक्टेंस जो है उसको हम किससे डिनोट करते हैं,
कैपिटल जी से। अभी हम उस पर भी आएंगे, चिंता ना करो, बट फिलहाल पहले इसको समझते हैं, ठीक है, क्योंकि यहीं से वो निकलेगा। तो देखो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो मुझे पता चल गया भाई, ठीक है, डिनोटेड बाय कैपिटल जी, ये भी सही है। तो इनवर्स क्या होता है, मैंने आपको बोला जी, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस 1/r, है ना। अब r का तो आपको पता है, r का फॉर्मूला क्या होता है जो निकाला था हमने, रो L/A। तो यहाँ पे इसको पुट करते हैं, तो G इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, G इक्वल टू 1/रो A/L, यही तो आएगा, है ना। अब ध्यान से देखना, जो ये है ना, ये वाला केस 1/रो है ना, जो ये 1/रो है ना, ये एक्चुअली में पता है क्या होता है, K के इक्वल। और एक K पता है क्या होती है, ये K ही होती है हमारी कंडक्टिविटी। तो ध्यान रखना, मतलब कंडक्टिविटी आ कहाँ से रही है, कंडक्टेंस से आ रही है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं उसमें, K/A/L। अच्छा एक और चीज़ मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ, यहीं पे समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा ना, क्योंकि अगर मैं यहीं पे समझा दूंगा तो सही रहेगा, वरना फिर आप लोग बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। भाई मेरे पास ये फॉर्मूला है, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं इफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, तो पता है क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला आएगा G इज इक्वल टू K। कंडक्टेंस आपका किसके इक्वल में आ जाएगा, कंडक्टिविटी के इक्वल में आ जाएगा। किस केस में, जब लेंथ एंड एरिया आपके दोनों के दोनों क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, ठीक है। तो ये तो था मेरा कंडक्टेंस। अब हम आते हैं कंडक्टिविटी पे। तो ठीक है, कंडक्टिविटी तो आप समझ ही गए होंगे, कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट इसका अगर आपको दूसरा डेफिनेशन लिखना है तो आप ये लिख सकते हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टिविटी है ना। अरे भैया रो क्या होता है, ये रेजिस्टिविटी तो होता है, ठीक है। तो K इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी का, तभी तो मेरे पास ये आया इस तरीके से, है ना। अच्छा मैंने आपको इसकी कंडक्टेंस की ऐसा यूनिट अगर नहीं बताई हो तो आपको पता है कंडक्टेंस मेरा क्या होता है, रो के इनवर्स होता है। तो इसको भी क्या करो, इसकी ऐसा यूनिट, या तो फिर इसकी ऐसा यूनिट आप लिख लीजिए साइमन, और ओम इनवर्स। भाई ये तो इजी हो गया ना। बात करें अगर कंडक्टिविटी की, तो हमको ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे जो K की वैल्यू निकल रही है वो किस तरीके से निकल रही है, हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं उसको रेजिस्टिविटी के। तो मतलब 1/रो इज इक्वल टू K। और अगर आप यहाँ पे देखोगे जो कंडक्टेंस की जब मैं सिंप्लीफाई कर रहा था तो 1/रो की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या पुट करी थी, K पुट करी थी, जिससे मेरी ये इक्वेशन आई थी। तो अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को लेता हूँ, G इज इक्वल टू K/A/L, तो इसका एक नया फॉर्मूला बन जाएगा कंडक्टिविटी का, जो कि होता है मेरे को K की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो G इंटू L अपॉन A, और आपको पता है क्या होता है, G किसके लिए स्टैंड करता है, G स्टैंड होता है मेरा कंडक्टेंस के लिए, ठीक है। L जो होता है मेरा वो होता है लेंथ, एंड जो A होता है मेरा वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है भाई। बात करें अगर इसकी SI यूनिट की, तो SI यूनिट भी लगे हाथ तो लिख ही लेते हैं। जो कंडक्टिविटी की मेरी SI यूनिट होती है वो होती है मेरे पास साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, इसकी जो SI यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर साइमन सेंटीमीटर आप इसको लिख सकते हो, ठीक है, नॉट स्क्वायर, साइमन सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका कंडक्टिविटी की SI यूनिट। अब देखो मैंने यहाँ पे कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी दोनों को मैंने क्लियर कर दिया है, लेकिन कभी कभार ना इनसे मिलता जुलता एक और वर्ड आ जाता है, वो होता है सेल कांस्टेंट, ठीक है। जो सेल कांस्टेंट के बेस में कभी कभार मतलब 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल गलती से पूछ लेते हैं, लेकिन आपको वो भी पता होना चाहिए, तो मैं उसको भी क्लियर करूँगा। बट फिलहाल पहले आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो हर कंडक्टिविटी सेल का साइज एंड शेप अलग अलग होता है,
और उस ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कौन करता है? वो करता है सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ एवरी conductivity cell have different size and shape, and this geometry explained by cell constant। ठीक है, तो होप सो आपको अब समझ में आ गया हो कि सेल कांस्टेंट की हमको नीड क्यों होती है। अब एक और चीज़ ध्यान देना, जो सेल कांस्टेंट होता है इसको हम किससे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाय जी स्टार। ठीक है, अब देखो यार कंफ्यूज मत होना, बहुत जगह पे इसको डिनोट जी स्टार से भी किया जाता है, बहुत जगह पे इसको स्मॉल के से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है भाई, वो किससे आप इसको डिनोट कर रहे हो, बहुत जगह पे मतलब यार डिपेंड करता है। या फिर कैपिटल के से, अब देखो जैसे मैंने कंडक्टिविटी को कैपिटल के से डिनोट कर रखा है, ठीक है, तो क्या पता आपको अलग बुक में ये जो सेल कांस्टेंट होता है उसको स्मॉल के से डिनोट कर दे, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेल कांस्टेंट को आपको कैपिटल के से डिनोट कर रखा हो और जो कंडक्टिविटी है स्मॉल के से। वैसा होता है कंडक्टिविटी स्मॉल के से ही है, लेकिन कंफ्यूज मत हो यार, आप कैसे भी के से करो, के मतलब कंडक्टिविटी को ही ध्यान दो। ठीक है, और जो जी स्टार रहता है हमारा, मैं आपको अभी समझा देता हूँ। ठीक है, डिनोटेड बाय जी स्टार, या फिर कभी कभार आप देखोगे इसमें तो के से भी दिया रहता है, लेकिन कंफ्यूज मत होना, मैं पहले ही कह रहा हूँ, जो कंडक्टिविटी होती है मेरी वो भी के से ही होती है, और जनरली जो एनसीईआरटी बुक में के दिया रहता है वो स्मॉल के दिया रहता है कंडक्टिविटी के लिए, एंड कैपिटल के लिए आपको सेल कांस्टेंट दिया रहता है। बट कंफ्यूज नहीं होने का, मैंने पहले ही बोला, चाहे आप के याद रखो कैसे भी याद रखो, लेकिन जी स्टार सबसे मेन है। जी स्टार अगर आप पुट कर सकते हो सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इट हैव वैल्यू, इसकी एक वैल्यू होती है बेस्ड ऑन लेंथ एंड एरिया। ठीक है, अब अगर आपको पता ना हो तो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके पास जी स्टार है उसका वैल्यू होता है L/A। क्लियर है भाई? ठीक है, तो अब जरा देखो यहाँ पे जी स्टार का वैल्यू क्या होता है? L/A। और अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करूँ, मेरे पास आपको पता नहीं इक्वेशन होती है कंडक्टिविटी की, K = G × L/A, तो क्यों ना मैं इस L/A के बदले कौन सी वैल्यू पुट कर दूँ? जी स्टार की। तो मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा K = G × G स्टार। बात ख़त्म। जिसमें जो K होता है मेरा, K क्या होता है मेरे पास? K होता है कंडक्टिविटी। G क्या होता है मेरे पास? G होता है कंडक्टेंस। एंड जी स्टार क्या होता है मेरे पास? ये होता है सेल कांस्टेंट। तो कभी कभार अगर एक मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे तो होप सो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप इसको पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन अब हम चलेंगे अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिससे रिलेटेड हर साल वो क्वेश्चन देते ही देते हैं। जैसे नेक्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं ना बोर्ड में, तो वैसे ही इस टॉपिक से भी देंगे, जो कि है मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी। तो उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ऐसा हो सकता है कि मैं इस वीडियो में मोलर कंडक्टिविटी या फिर इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल ना पुट कर पाऊँ, क्योंकि शायद वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, बट देख लेंगे, मैं आपको पहले ही बता दूंगा। ठीक है, बट फिलहाल पहले क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब अपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है मेरा मोलर कंडक्टिविटी। प्लीज़ ध्यान से सुनना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेफिनेशन और रीजंस लिखे हुए हैं, बट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। भाई सुनो अब बड़े ध्यान से, मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। भाई मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन था, उसमें आपने 1 ग्राम मोल आपने इलेक्ट्रोलाइट को डिज़ोल्व किया। अब उसको डिज़ोल्व करने के बाद आपके जितने भी आयंस होंगे ना, वो क्या करेंगे? वो प्रोड्यूस करेंगे कंडक्टिविटी। तो उसी कंडक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? मोलर कंडक्टिविटी। ये तो बहुत क्लियर है।
बहुत सिंपल सा टाइप था, ठीक है। होप सो आपको दिक्कत ना हुई हो। अगर मैं बात करूँ मोलर कंडक्टिविटी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी का, वो होता है कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम कंसंट्रेशन टर्म्स में लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तो मेरा सिंपल सा था कॉन्सेप्ट, जो कि आपको पता होना चाहिए, जो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन क्वेश्चन आता है बोर्ड में ये, डिस्कस द वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन। अब देखो भाई, मैं आपको पहले चीज़ें समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने ग्राफ बना रखा है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप ग्राफ के थ्रू ही समझ सकते हो, खास करके मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन, क्योंकि आपको दो केस समझाना है, एक मोलर कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करना और एक कंडक्टिविटी। तो पहले मैं मोलर कंडक्टिविटी का एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, बट वो ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। समझ रहे मेरी बात को? तो ग्राफ में ध्यान देना। अब मैं उससे और एक और चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। ये जो मैंने ना कलर देख रहे हो आप, ये जो ऊपर वाला है, ये जो मेरा ब्लू वाली लाइन है, ये मैंने आपको बता रखा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन ब्लू वाली लाइन है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो रेड वाली लाइन है, ठीक है। और जो ब्लैक वाला है वो तो कंडक्टिविटी है, बट फिलहाल पहले हम समझते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन किस तरीके से आता है। चलिए अब बड़े ध्यान से इस डायग्राम को देखिए भाई। देखो, ये जो एक्स एक्सिस है, ये है मेरे कंसंट्रेशन का टर्म। किसका टर्म है? कंसंट्रेशन का। और ये जो मेरा वाई एक्सिस है, ये है मोलर कंडक्टिविटी का। आप देख रहे होंगे नीचे से ऊपर की साइड, मतलब इंक्रीज हो रहा है मेरा मोलर कंडक्टिविटी। और जो कंसंट्रेशन है वो आप देख सकते हो, लेफ्ट टू राइट मेरा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है। बट थोड़ा सा लाइन देख रहे हो नीचे, डाइल्यूशन का केस आ गया, और बोर्ड में क्वेश्चन डाइल्यूशन के बेस पे ही पूछेगा। वो कहेगा कि डाइल्यूशन की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि कंसंट्रेशन अगर मेरा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, तो डाइल्यूशन करके क्या होगा, कंसंट्रेशन मेरा डिक्रीज होगा। और डाइल्यूशन कहाँ इंक्रीज कर रहे हैं हम देखो, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप कंसंट्रेशन को लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज समझ रहे हो, तो डाइल्यूशन कहाँ इंक्रीज होगा, राइट टू लेफ्ट, उसका अपोजिट। तो मैंने आपको ये इसलिए इंडिकेट कर रखा कि राइट टू लेफ्ट में आपका डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा। अब बड़े ध्यान से देखो, पहले बात करते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये वाली लाइन, ये देख रहे हो, ये स्ट्रेट ये वाली लाइन, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे मेरा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो रही है। लेकिन कितना इंक्रीज हो रही है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, यहीं तक इंक्रीज हो पाई, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब समझे कि जैसे जैसे आप डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी है वो मेरी इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन स्लाइटली इंक्रीज हो रही है। और वो स्लाइटली इंक्रीज पता है क्यों हो रही है? उसका रीज़न है मोबिलिटी ऑफ आयन का इंक्रीज होना, ठीक है। आप सिंपल लिख सकते हो, मोबिलिटी मतलब क्या होता है? मोबिलिटी मतलब होता है आपके पास कि आयंस कितने स्पीड से ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर पर सेकंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर पा रहे हैं, ठीक है। मूवमेंट भी बोल सकते हो आप मोबिलिटी को, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका रीज़न मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप देखना चाह रहे हो कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी आपकी स्लाइटली इंक्रीज कर रही है, ज़्यादा नहीं, स्लाइटली, ध्यान रखना, ज़्यादा नहीं, कितना, स्लाइटली, यहाँ पे लिखा भी होगा इंक्रीज स्लाइटली। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है मोबिलिटी ऑफ आयंस आपका इंक्रीज हो रहा है। सिंपल एंड क्लियर। अब हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, क्योंकि इसके बेस में भी बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं केस बेस्ड स्टडी में। तो अगर आप देख रहे होंगे, तो जैसे ही मैंने यहाँ राइट टू लेफ्ट डाइल्यूशन को मैंने इंक्रीज किया, तो वैसे ही मेरा, अब इस वाली बी वाली लाइन को देखो, तो देखो जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहा हूँ, वैसे वैसे मेरी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती ही जा रही है यार, है ना। तो इट मीन्स क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखा जाए कंपेयर करके, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है जब मैं डाइल्यूशन को बढ़ा रहा हूँ। अब इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न बहुत सिंपल है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का इंक्रीज होना, ठीक है। अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का इंक्रीज होना मतलब, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम अल्फा से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अल्फा आपने उसमें पढ़ा होगा, इससे पहले भी मैंने शायद आपको एक्सप्लेन किया था वेंट्स ऑफ फैक्टर के केस में, ठीक है, उस वीडियो में भी देख लेना अल्फा क्या होता है। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कैसे? डाइल्यूशन बढ़ने की वजह से। और डाइल्यूशन बढ़ने की वजह से आपके पास जो मोलर कंडक्टिविटी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में, वो भी देखो कितना हाई देखने को मिल रहा है, कितनी स्पीड से आपका, स्पीड भी बोलो या फिर कितना ज़्यादा आपका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ रहा है। इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि डिग्री ऑफ आयनाइजेशन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तभी आपको लार्ज अमाउंट ऑफ चेंज देखने को मिल रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो होप सो आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मेरा जो
मोलर कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज तो होता है लेकिन स्लाइटली, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो मेरा मोलर कंडक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होता है, और रीज़न मैंने आपको दोनों लिखे हुए हैं यहाँ, ठीक है। अब बात करते हैं कंडक्टिविटी की। तो देखो कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। कंडक्टिविटी पहले क्या होती है, आप सभी को पता है कि कंडक्टिविटी मतलब जितने ज़्यादा आयंस होंगे उतना ज़्यादा ही मेरे पास कंडक्टिविटी होगी। कंडक्टिविटी मतलब कोई भी सॉल्यूशन कितना अमाउंट ऑफ करंट को जनरेट कर पा रहा है, ठीक है। हमने अभी तक यही समझा है और हमको यही पता है कंडक्टिविटी के बारे में। बट अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और ईजिली बताऊँ, थोड़ा और समझाना चाहूँ केमिस्ट्री के टाइम में कि किस तरीके से कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो देखो कंडक्टिविटी क्या होती है, ये एक स्पेशल टाइप का कंडक्टेंस होता है, या फिर आप बोल सकते हो कंडक्टिविटी इज कंडक्टेंस। किसका कंडक्टेंस? बिटवीन टू फेज, दो फेजेस के बीच का कंडक्टेंस, और उन दो फेज के बीच में ना अपोजिट फेज होते हैं, एक फेज इधर एक फेज इधर, ठीक है। और उन दो फेज के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर क्यूब की, ठीक है। तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के बेस में जब हमारे पास मान लीजिए दो अपोजिट फेज है, ठीक है, अब उन दो अपोजिट फेज के बीच का डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो मैंने बोला कि कंडक्टिविटी क्या है? इन दोनों के फेज के बीच का डिस्टेंस, जिसको हम कंडक्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी के केस की मैं बात कर रहा, सिर्फ कंडक्टेंस, ये मत सोचना कि मैं उन दोनों को मिक्सअप कर रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कंडक्टिविटी एक स्पेशल टाइप का कंडक्टेंस है दो अपोजिट फेज के बीच के डिस्टेंस का, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या? डाइल्यूशन बढ़ा। ऑन डाइल्यूशन, जैसे ही डाइल्यूशन बढ़ा तो मेरे जो नंबर ऑफ आयंस थे ना, इनके डिस्टेंस के बीच में जो नंबर ऑफ आयंस थे वो भी मेरे डिक्रीज हो गए, कम हो गए मेरे, ठीक है। अब जब नंबर ऑफ आयंस ही मेरे कम हो जाएंगे तो इट मीन्स आपकी जो कंडक्टिविटी होगी वो भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी ना। तो घुमा फिरा के बात क्या है? घुमा फिरा के बात ये है कि अगर मैं डाइल्यूशन को बढ़ाता हूँ तो जो कंडक्टिविटी होगी मेरी वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर मेरे को कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना है तो डाइल्यूशन को मेरे को डिक्रीज करना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा। ध्यान रखना, डाइल्यूशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के केस में अलग अलग बिहेव करता है, समझ रहे मेरी बात को, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, सबसे पहली वीडियो देखी होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब होता है आपके पास कि वो कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है, और जब वो कम्प्लीटली डिसोशिएट होता है तो इट मीन्स जो उसके आयंस होंगे वही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। तो ज़्यादा आयंस ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट मतलब कंडक्टिविटी भी ज़्यादा हो चुकी है, समझ रहे हो। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बहुत इंपैक्ट पड़ जाता है डाइल्यूशन से। ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोशिएट होते हैं, ठीक है, ऊपर से उनके आयंस भी टूटते नहीं है पूरी तरीके से। अब आयंस ऑलरेडी सॉल्यूशन में कम है, ऊपर से आपने पानी और डाल दिया, तो अब आप खुद समझो ना, तभी तो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर डिक्रीज, तभी तो डिक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ आयंस, ऑलरेडी कम थे वीक इलेक्ट्रोलाइट के, समझ रहे मेरी बात को। तो इस वजह से मैं कहना चाह रहा हूँ, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ वो तो डाइल्यूशन पर डिपेंड करता है ना कि अब आप पानी कितना ज़्यादा डाल रहे हो, ठीक है। तो बस कुल मिला के बात यही है कि कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो डाइल्यूशन को अगर मैं इंक्रीज़ करता हूं तो कंडक्टिविटी मेरी डिक्रीज़ होती है, ठीक है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इस केस को आप यहां पे समझ सकते हो। जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइल्यूशन के। डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगा, चाहे वो थोड़ा सा ही बढ़े लेकिन बढ़ेगा। और थोड़ा सा किस केस में? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, और ज़्यादा किस केस में? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। इन दोनों का रीज़न भी यहाँ पे ध्यान देना और पढ़ लेना, क्योंकि बोर्ड में एक्सप्लेन करके यही रीज़न भी लिखोगे तो मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। भाई कंडक्टिविटी को बढ़ाओगे, ठीक है, तो डाइल्यूशन आपको कम करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। और अगर आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो कंडक्टिविटी आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यही बस केस है, और यही मैंने केस इनसे मिलते जुलते इनसे रिलेटेड ही लिखे हुए हैं। तो होप सो आपको अभी ये टॉपिक क्लियर हुआ हो, क्योंकि अब इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि क्या होगा अगर आप डाइल्यूशन कंटिन्यू करते ही जा रहे हो। समझ रहे मेरी बात को। मैं ये कहना चाह रहा कि भाई यहाँ तक तो डाइल्यूशन की बात थी कि डाइल्यूशन में बढ़ा रहा हूँ, लेकिन क्या होगा कि डाइल्यूशन मेरा इतना ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब पानी आपने कंटिन्यू बढ़ा ही दिया। अब इतना ज़्यादा पानी बढ़ा दिया तो उसका इम्पैक्ट मोलर कंडक्टिविटी पे पड़ेगा ना, ठीक है। आप खुद सोचो ना, आपने डाइल्यूशन इंक्रीज़ किया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो गई, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की भी इंक्रीज़ हुई बट स्लाइटली, ठीक है। लेकिन मान लो अगर आपने पानी हद से ज़्यादा ही डाल दिया तो तब क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी पे, अब हम उसको समझते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके पास कोलार्ड्स लॉ।
बट ये कोलार्ड्स लॉ आया क्यों था, पहले हम उसको समझते हैं। ये आया था लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को डिस्कस करने के लिए। देखो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट तब आया जब आपने डाइल्यूशन को बिल्कुल इन्फिनाइट लेवल पे लेके चले गए। डाइल्यूशन अब आपका इतना इन्फिनाइट लेवल पे हो गया कि आयंस की कंसंट्रेशन लगभग नेग्लिजिबल हो गई। तो उस केस में ध्यान रखना, जो मोलर कंडक्टिविटी होती है मेरी, वो किससे रिप्लेस हो जाती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से। तो ताकि ये प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए हमारे पास क्या आया, कोलार्ड्स लॉ। तो कोलार्ड्स लॉ क्या कहता है, कोलार्ड्स लॉ कहता है अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो ऐड कर दीजिए अलग अलग टाइप के आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अलग अलग टाइप्स का मतलब है मेरा कि कैटायन की अपनी खुद की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी एंड एनायन की भी अपनी खुद की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी। तो यही होता है मेरे पास कोलार्ड्स लॉ। बात करें अगर हम कोलार्ड्स लॉ के एप्लीकेशन की, तो इसके 3 टाइप की एप्लीकेशन होती है जो जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही यूज होती है। पहली एप्लीकेशन ये है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है हमारा अल्फा, और इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के फॉर्मूले से। तीसरी एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इस केस में जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है उसको हम रिप्लेस करते हैं Kc से, और ये फॉर्मूला हमारा निकलता है C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जहां पे जो आपका C होता है वो होता है आपका कंसंट्रेशन एंड अल्फा होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। चलिए अब थोड़ा जरा न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा वो क्या है, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin is 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। देखो, जब भी न्यूमेरिकल दिया रहता है सबसे पहले क्या किया करें, सबसे पहले जो भी चीजें गिवन रहती है, जैसे यहाँ पे हमको सबसे पहले कंडक्टिविटी गिवन है। कंडक्टिविटी इतने सॉल्यूशन के लिए कितना गिवन है, 0.0248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। दूसरा, कंसंट्रेशन हमको कितनी दे रखी है सॉल्यूशन की, 0.20 मोलर के टर्म, ठीक है। अच्छा, और क्या है, और हमको कुछ नहीं दे रखा, और हमको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, ठीक है। कंडक्टिविटी कितना की बना, लिख लेता हूँ, 0.0248 इंटू 1000, कंसंट्रेशन है 0.20। चलिए, तो इजी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ 4 जीरो लगा दीजिए, 4 जीरो, ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, एंड उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से पॉइंट हटाइए, यहाँ 100 बढ़ा दीजिए, तो 1 जीरो से 1 जीरो, और ये भी कैंसिल, बचा कितना, 248, ये तो बचा 248 अपॉन 2 कितना आ गया, 124। तो लैम्डा में कितना आ गया आपके पास, 124 साइमन सेंटीमीटर, सॉरी साइमन सेंटीमीटर पर मोल, ठीक है भाई, मोल पर लीटर या फिर पर मोल लिख लीजिए इसको, ठीक है भाई। तो ये आपकी क्या गई है, लैम्डा की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना। तो अब लगे हाथ हम दूसरा न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल containing 0.001 molar KCl solution, अच्छा, at 298 Kelvin is 1500 ohm, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन है 1500 ohm, ठीक है। What is the cell constant if conductivity of 0.001 molar KCl solution at 298 Kelvin is 0.146 into 10 की पावर -3, ठीक है। चलिए जरा इसको भी देख लेते हैं। देखो भाई, मैंने क्या बोला न्यूमेरिकल करने का तरीका, जो जो चीज़ें गिवन है पहले उसको लिख लीजिए। तो हमको रेजिस्टेंस कितना गिवन है, रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 1500 ओम, ठीक है। फिर और क्या दे रखा है हमको, हमको और दे रखा है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन भी लिख लेते हैं 0.001 मोलर की। देखो काम आएगी या नहीं आएगी तो बाद में देख लेंगे, बट पहले जो जो चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी, अच्छा कंडक्टिविटी हमको कितना गिवन है, कंडक्टिविटी हमको गिवन है 0.146 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है।
और सेल कांस्टेंट की वैल्यू, तो याद है सेल कांस्टेंट क्या होता है, सेल कांस्टेंट जी स्टार, ये निकालना हमको। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो, थोड़ा सा जरा वीडियो को पीछे जाके देखना, सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला पता चलेगा आपको। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जी स्टार इज इक्वल टू के इंटू रेजिस्टेंस। समझ रहे हो मेरी बात को? ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो के अपॉन कंडक्टेंस भी लिख सकते हो, बट आपको पता है रेजिस्टेंस का इन्वर्स होता है कंडक्टेंस, तो इसलिए हमने रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करी, तो के इंटू आर आ गया। के कितना मेरे को गिवन है यहाँ पे देख लो, 0.146 इंटू 10⁻³ एंड साथ पे लिख लेंगे हम आर की वैल्यू 1500। करिए इसे जरा कैलकुलेट, कितना आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करिए, 0.146 से पॉइंट हटाइए, 10⁻³ या फिर 1000 ही लिख लीजिए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपके। ओके, और क्या बचेगा फिर, 10 और ये पॉइंट भी क्या 73 के समथिंग ही बचेगा। ठीक है, 25 जा 2 से अगर मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड 53। ठीक है, कितना आ रहा है, 219 इंटू 10⁻³ यही तो आ रहा है। बाद में अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे इजीली, 10⁻³ को नीचे जाओगे तो कितना जाएगा, 0.219। यही तो है सेल कांस्टेंट की जी स्टार, चेक कर लेंगे। ठीक है, तो यही है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा वो क्या है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.896 इंटू 10⁻⁻5 7 सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेटेड मोलर कंडक्टिविटी, इसमें भी हमको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमको ऑलरेडी गिवन है एसिटिक एसिड के 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, इसमें यार अब देखो, इसमें दो चीजें पूछी हुई हैं आपको, ये भी पूछा हुआ, ये भी पूछा हुआ, और पूछी भले दो चीजें, निकालनी तीन चीजें पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं जरा करके। पहले जो दो चीजें गिवन है वो लिख लो, मैं हमेशा से वही कहता हूँ। कंडक्टिविटी कितना, 7.896 इंटू 10⁻⁻5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। पहले तो ये दे रखा, और क्या क्या दे रखी है, कंसंट्रेशन, इसको लिख लेते हैं 0.00241 मोलर, और क्या दे रखा हमको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको भी लिख लेते हैं 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, 390.5, कंफ्यूज मत हो ना इसमें, एस में 390.5 है। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, मोलर कंडक्टिविटी निकालते हैं। अब मोलर कंडक्टिविटी का लैम्डा एम फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, क्या होता है, के इंटू 1000/c। के कितना गिवन है हमको, के हमको कितना गिवन है, के हमको 7.896 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है भाई, और क्या क्या चीज़ें गिवन है, कंसंट्रेशन भी है, तो कंसंट्रेशन की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। कंसंट्रेशन कितना, कंसंट्रेशन अब हम पे है 0.00241। चलिए, तो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, इजी कर देते हैं। देखो, अगर आप इसका पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या आएगा, 10⁻1 2 3 4 5, तो ऊपर आएगा 10⁻5, है ना, तो ये पॉजिटिव है, ये माइनस है, बेस सेम रहता, पावर ऐड हो जाती है, तो इससे ये कैंसिल, ये तो गया। अच्छा, अब और क्या बचा, और बचाइए, इससे पॉइंट हटाइए, नीचे 1000 लगाइए, तीन आएंगे ना, 896, 1 2 3, तो 1000 से 1000 कैंसिल, बचा कैसे, 241 और 7,896, 241। तो इसको कैलकुलेट करिए, इसको कैलकुलेट करिए कितना जाएगा, 241 को 789 से 3 टाइम चल जाएगा, और फिर इसके बाद जो बचेगा, हाँ तो मतलब मोटा मोटा 32.76, ठीक है, 32.76 साइमन
सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना लिख लेते हैं। देखो मेरे को तो वैसे भी वैल्यू पता रहती है ऑलरेडी, ठीक है, बट आप लोगों को कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। मैं तो क्या, मैं आपको बोल दूंगा कि भाई कि मैं आपको सारी वैल्यू पुट करके दे दूंगा, कैलकुलेशन तो आपको एट द एंड लास्ट में खुद पर खुद करनी ही पड़ेगी, वो आप ही के हाथ में होता है, वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका लैम्डा एम। अच्छा और क्या चाहिए, अब हमको चाहिए डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब के ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है हमको। क्या निकालना, के ए की वैल्यू निकालनी है, लेकिन उसके लिए हमको क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए अल्फा। हमको क्या पता होना चाहिए, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा का फॉर्मूला होता है हमारे पास लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट एम, मतलब मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। कितना ही है मोलर कंडक्टिविटी, 32.76। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी है, 390.5 के समथिंग है। तो सॉल्व करिए, ठीक है, इसको सॉल्व करिए और ये आपके पास लगभग इतना ही आएगा, 8.4 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो इस पर ध्यान देना जरा। तो ये तो अल्फा आ गया आपका, और क्या क्या कर सकते हो आप, देखो इनकी कैलकुलेशन इजी रहती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से में जो सॉरी जो केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर आएगा इसके बाद, उसके हिसाब से देखा जाए तो इनकी कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। फिर अब आप निकाल लो के ए, और के ए क्या होता है, के होता है आपके पास सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी कितना हमारे पास 0.00241, अल्फा कितना है, अल्फा है 8.4 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.00241। चलिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.86 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। ये आएगा आपके पास के ए की वैल्यू, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिकल था, एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए तो अपने अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ न्यूमेरिकल है हमारा, कैलकुलेट द, ये अल्फा है, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इफ इट्स मोलर कंडक्टिविटी इज 39.05। अच्छा ठीक है, ये दे रखा आपको 39.05, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्यों क्या दे रखा 39.05, ये यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। गिवन क्या क्या हम वो देख लेते हैं पहले, गिवन हम देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H प्लस आयन की दे रखी है 349.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, एंड जो एसिटेट आयन है हमारे पास CH3CO नेगेटिव, उसकी भी हमको गिवन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू। अब देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कुलार्स लॉ का, ठीक है। तो पहले हम ऊपर वाला सॉल्व करते हैं, जो सॉल्यूशन फोर्थ वाला है उसमें, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमको ऑलरेडी पता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3CO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव दोनों का क्या होता है, सम होता है, ऐड होता है। तो सम होगा तो मेरे पास यही तो बनेगा, है ना। और ये किसके इक्वल में होगा, ऐसा कुछ तो होगा, कैटायन की अपनी, सॉरी आपके पास एनायन की अपनी खुद की होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एनायन या फिर कैटायन की, एंड ये जैसे ये वाला कैटायन है हमारे पास, तो दूसरा क्या होगा एनायन, उसकी अपनी खुद की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, तभी तो सब्सटेंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी। तो ये तो हो जाएगा इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको बोला हुआ है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है। क्या निकालना हमको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसमें हमको मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगी कहाँ से, ये यहाँ से आएगी, ठीक है। तो देखो अब तो बहुत सिंपल सा इजी क्वेश्चन हो गया यार, अब तो कुछ करना ही नहीं है। इसकी वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है, पुट कर दीजिए। कितना है 349.6 प्लस CH3CO नेगेटिव को कितना दे रखा है 40.9, दोनों को ऐड करिए कितना हो रहा है 5 0 9, मतलब 390.5 के समथिंग में आ रहा है आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, ठीक है, यही तो आ रहा है 390.5। अब क्या करूं, अब तो भाई कुछ करना ही नहीं, अब तो बचा ही नहीं आपके पास कुछ, क्या करिए अब
अल्फा निकाल लीजिए, और अल्फा का फॉर्मूला सबको पता है, मोलर कंडक्टिविटी अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या करोगे अब आप, मोलर कंडक्टिविटी कितना हमको क्वेश्चन में गिवन 39.05, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना निकाला भैया 390.5। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए जरा। अरे बहुत इजी है यार, कितना आ जाएगा 0.1 ही तो आएगा अल्फा, तो अल्फा कितना आ रहा है आपके पास 0.1। सिंपल था ना, इजी है ना, कोलार्ड्स लॉ इजी था। इसी का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो पहले जरा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, होप सो आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको जरा रफ कर देते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो कौन सा देखते हैं। चलिए, तो सॉल्यूशन फिफ्थ देखते हैं जरा, इसे क्या कह रहा है ये, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर सोडियम एसिटेट HCl NaCl आर, ये वैल्यू दे रखी है हमको, ठीक है, एट 298 केल्विन। हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसके लिए निकालना। अच्छा देखो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो, कोलार्ड्स लॉ में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बोर्ड में भी पता है ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चेक कर लेना, शायद पिछले साल या पिछले से पिछले साल के पेपर में एक ये ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब देखो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है और वैल्यू दे रखी है, तो बच्चे बोलेंगे सर हमको तो बस ऐड करना है, हो गया हमारा काम। बट प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पे देखो वैल्यू किस किस की दे रखी है, सोडियम एसिटेट, ठीक है, CH3COO HCl NaCl की भी दे रखी है। अब ये तीनों कहीं से मिलते जुलते तो इसके है नहीं। अब यहाँ पे क्या दिमाग लगाओगे, देखो बहुत सिंपल है, कैसे करोगे पता है। यहाँ पे देखो चलो, आपको निकालनी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, CH3COOH की। ये है आपका एसिटिक एसिड, इसी के लिए निकाल लिए। अब आप पहले देखो कि जो तीनों चीजें आपको गिवन है ना, उनमें से कौन आपको ये बना के दे रहा है, जो आपको ये वैल्यू बना के दे रहा है। मतलब जो भी क्वेश्चन में गिवन रहेगा जिसके लिए आपको निकालनी होती है, जैसे इस क्वेश्चन में आपको किसके लिए निकालनी है, एसिटिक एसिड के लिए। तो अगर आपको इसके लिए निकालनी है तो पहले आप जो गिवन चीजें ना उनमें चेक करो कि कौन ऐसा है जो ये बना के दे रहा है। तो जो आपको जो मिलके जो मतलब सम करके ये बना के दे रहा है उसको आप ऐड कर दीजिए, और जिसका कोई काम नहीं है उसको आप माइनस कर दीजिए। देखो कैसे है, यहाँ पे देखो, जैसे मैंने क्या सोडियम एसिटेट लिख लेते हैं पहले। सोडियम एसिटेट इसलिए इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसिटेट क्यों इंपॉर्टेंट है पता है, देखो अभी बताता हूँ। ये होता है सोडियम एसिटेट, ठीक है, मैं इसको प्लस करूंगा किसके साथ पता है, HCl वाले के साथ। देखना जरा क्यों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, क्योंकि हो ना हो कहीं ना कहीं ये दोनों जब आपस में ये वैल्यू जब आपस में मिलेंगे तो Na अगर Cl के साथ मेरा बाहर निकल जाता है तो जो H मेरा यहाँ पे जुड़ के क्या बना देगा, CH3COOH, तो मेरे को ये मिल जाएगा। इसलिए मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ, ऐड। अब देखो कुछ बच्चे सोचते हैं यहीं तक कि हमारा काम हो गया, लेकिन तीसरी वैल्यू किसकी तरह की, NaCl। इसका कोई रोल नहीं है, इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इसका कुछ भी। तो हमने क्या किया, जिसका कोई वैल्यू का रोल ही नहीं है तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बस हो गया। सिंपल ना यार, करना क्या है, वैल्यू पुट करो। आपको ऐसा ही करना है हर किसी केस में, ठीक है। अगर क्लास लॉ का कोई भी ऐसा इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है तो आपको यही चीजें करनी है। CH3COO के वैल्यू कितना दे रखा है 91, प्लस HCl का कितना है 425.9, माइनस इसका है 126.4। चलिए भाई कैलकुलेट करते हैं जरा, 91 है, ये कितना आ रहा है 9 6 516.9 इन दोनों को ऐड करके आ रहा है, ठीक है, माइनस का 126.4, इसको माइनस करते हैं तुरंत, 5 6 माइनस 6 0 7 माइनस 2 9 490.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका, क्या आ गया आपके पास, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बात खत्म। और वो भी किसके लिए आई है, आप सभी को पता है किसके लिए आई है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये आई है हमारी इसके लिए, CH3COOH के लिए। क्लियर है, तो इसका तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो इस वीडियो का अपने आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है।
एंड जो न्यूमेरिकल मैं करूँगा ये मैं करूँगा सॉल्यूशन 6th वाले का, ठीक है, क्योंकि 7th वाला एक बोनस टिप है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल पहले न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001 मोलर एसिटिक एसिड इतना देर का, कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट के निकालना है, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो कंफ्यूज मत होना, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट मींस क्या बोला जा रहा है, बोला ये जा रहा है कि जब आप डाइल्यूशन को इनफाइनाइट पीक पे ले जाते हो तो मोलर कंडक्टिविटी किससे रिप्लेस हो जाती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से। तो ध्यान रखना, ये जो वैल्यू दे रखी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की दे रखी है, कंफ्यूज मत होना कहीं और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू लिख के आ रहे हो। तो चलो पहले देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। एक तो कंसंट्रेशन गिवन है 0.001 मोलर, ठीक है। देन और क्या क्या गिवन है, कंडक्टिविटी कितना गिवन है 4 × 10⁻⁻5 साइमन पर सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा और क्या क्या गिवन है हमको, और हमको गिवन है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चलिए, तो ये चीज़ हमको गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सीधा न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं तुरंत। हमको ऑलरेडी पता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हमको अल्फा की नीड है, ठीक है, और अल्फा के लिए हमको मोलर कंडक्टिविटी चाहिए ही होगा। और अल्फा की नीड क्यों है हमें, क्योंकि निकालना क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है के इंटू 1000 अपॉन सी। के कितना है 4 × 10⁻⁻5 इंटू 1000 अपॉन सी कितना दे रखा हमको, कंसंट्रेशन 0.001। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 3 जीरो ऊपर लेके चल जाइए, 10 की पावर फिर 3 6, मतलब टोटल 1000 फिर ऊपर भी बढ़ जाएगा, तो 10 की पावर 6 फिर एक इस सेम में पावर ऐड हो जाएंगे तो 10 की पावर 1 ही बचेगा, तो 40 आएगा। यहाँ पे चेक कर लेना, 40 आएगा, ठीक है, 40 आ जाएगा। फिर मोलर कंडक्टिविटी मिल गई, अब हम लैम्डा निकालेंगे। तो लैम्डा कैसे निकलता है 40/390। क्या किया मैंने, मोलर कंडक्टिविटी जो कि मैंने अभी अभी निकाला है, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो कि मेरे को ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे गिवन था 397 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है। सॉल्व करिए इसे, कट कर दीजिए 1 0 से 1 0, 10 से कर लो, 4/39, 39 पॉइंट लगाओ, 0 पॉइंट और 1 टाइम जाएगा, फिर हम 0 बढ़ाएंगे एक, और फिर 2 टाइम जाएगा, 0.102 के समथिंग में आ जाएगा आपके पास अल्फा। चलिए अल्फा भी आ गया अब आपके पास। अब आपको नीड क्या है, के ए की। तो के ए निकलता कैसे है, के ए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, के ए के लिए आपको करना पड़ेगा, रुक जाओ मैं न्यूमेरिकल ही, चलो थोड़ा अलग अलग कलर से करते हैं। के ए के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, के ए के लिए आपको करना है सी अल्फा स्क्वायर 1 - अल्फा, हम सबको पता ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सी कितना हमको अभी अभी जो हमको एग्जाम में करोगे, सॉरी न्यूमेरिकल में दिया था, कितना देर का था 0.001 इंटू अल्फा कितना है भाई, अल्फा भाई अभी निकाला 0.102 इंटू 0.102, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 1 - अल्फा 0.102, ठीक है भाई। दे जरा इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आपके पास आ जाएगा ये 1.46 इंटू 10 की पावर -6 के समथिंग में, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास के ए की वैल्यू, इसको मैं लिख भी देता हूँ, के इक्वल टू 1.46 इंटू 10 की पावर -6, ठीक है। ठीक है भाई, मेरे को तो आंसर पता रहता है खैर वैसे, ठीक है, बट आप लोगों को मैं पहले ही बोल रहा हूँ, खुद ब खुद कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कुछ हार्ड कैलकुलेशन रहती है, आप इससे भी ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन केमिकल काइनेटिक्स में भी करोगे, ठीक है, तो इतनी हाई लेवल की नहीं रहती। तो देखो हमने क्या क्या निकाला, हमने बहुत सिंपल सा ही न्यूमेरिकल था यार, कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें। आपने पहले यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी निकाली है, एक ये फाइंड किया आपने, ठीक है, फिर आपने एक ये फाइंड किया अल्फा, इन दो के हेल्प से फिर आपने के डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड किया। चलिए, तो देखो भाई, ये तो था मेरा लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो का।
जिसके बेस में मैंने कोलार्स लॉ के बेस में आपको न्यूमेरिकल करवाया। मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर थोड़ा जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जो होते हैं सेल्स के, जैसे कंडक्टेंस हो गया या फिर रेजिस्टेंस हो गया, उसके बेस में कुछ क्वेश्चंस कराए। सेल कांस्टेंट के बेस पे भी मैंने क्वेश्चन करवाए होंगे आपको, ठीक है। इनके क्वेश्चंस इतने ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होते, बहुत ईजी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मैंने आपको करवाया। अब बड़े ध्यान से सुनो। बोनस टिप ये है, जाते जाते ये क्वेश्चन देखना, 7th वाला, ये वाला, इसको करना, ठीक है। इसको करना बढ़िया से। और हम भी तो देखे जा रहे हैं कि आप लोग वीडियो देख भी रहे हो बच्चा पार्टी की नहीं, ठीक है। टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, स्कूल खुल चुके होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 7th वाला क्वेश्चन करिए और उसका आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में डालिए, ठीक है। तो अब जो इसके बाद आने वाली वीडियो है, मैं ट्राई करूंगा कि उसी वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खत्म कर दूं, क्योंकि अब जो मेरे पास टॉपिक बचे हैं वो है, एक आपके पास फैराडेज लॉ बचा हुआ, ठीक है, एक आपके पास सेल्स एंड बैटरी बची हुई है, और एक कोरोजन बचा हुआ है। तो देखते हैं, शायद जो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा, इस वीडियो के बाद वाला पार्ट आएगा, ठीक है, उसमें मैं कवर कर दूँ। तो चलिए फिर, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एन्जॉय, एंड इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, पढ़ते रहिए एंड बोर्ड की तैयारी करते रहिए, ठीक है।